सभी को नमस्कार। मैं मनीष चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का जस्ट आरएस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम एक छोटा सा बिंदु राजस्थान के संदर्भ में लेके आए हैं और आज का बिंदु हमारा होगा अरावली पर्वत, एक रेंज दो अलग दुनिया। यानी राजस्थान के अंदर अरावली जो है वो राजस्थान को दो बराबर हिस्सों के अंदर बांटी है, जो कि बिल्कुल अलग अलग प्रकृति के दो हिस्से निर्मित होते हैं। तो एक रेंज ने, एक श्रेणी ने राजस्थान के दो अलग अलग विचित्र हिस्से कर दिए, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, दोनों अलग दुनिया राजस्थान के अंदर जो अरावली है, इस अरावली का एक तरफ का हिस्सा पूरा का पूरा मरुस्थली भाग है, वहीं दूसरा जो अरावली का हिस्सा है उसके दूसरी तरफ पूर्वी तरफ उपजाऊ मैदान और हाड़ौती का उपजाऊ क्षेत्र स्थित है। वहीं पश्चिमी जो भाग है वो पूरा का पूरा शुष्क हिस्सा है। तो ये अरावली जो है वो एक रेंज और दो विचित्र दुनिया राजस्थान को प्रदान कर रही है। आज के इस बिंदु के अंदर हम जो जो बिंदु शामिल कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अरावली की उत्पत्ति की, अरावली के वर्तमान स्वरूप की, अरावली के विस्तार की। अरावली एक रेंज और दो अलग दुनिया किन किन रूपों में दे रही है, तो समस्त भौतिक स्वरूप के अंदर जल विभाजक श्रेणी के रूप में, जलवायु के रूप में, मृदा के रूप में, वनस्पति के रूप में, इन सभी भौतिक संसाधनों को जो अरावली है वो क्या कर रही है, विभाजित कर रही है दो अलग दुनिया के अंदर। फिर हम बात करेंगे अरावली के महत्व की, अरावली का विनाश जो हो रहा है उसके कारणों की, और अरावली के संरक्षण के लिए किए जा रहे एक वर्तमान प्रयास की। आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अरावली की उत्पत्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए, अरावली पर्वतमाला विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में है। जो अरावली पर्वत है वो प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण के दौरान निर्मित एक प्राचीनतम वलित पर्वत है, जो कि जो प्रायद्वीपीय भूभाग था, उस प्रायद्वीपीय भूभाग में विभिन्न टेक्टोनिक जो घटनाएं थी, उन टेक्टोनिक घटनाओं के कारण बना हुआ एक वलित पर्वत है। यह विश्व का प्राचीनतम पर्वत है और विश्व की जो भी पर्वत निर्माण की घटनाएं हैं, उन पर्वत निर्माण की घटनाओं के अंतर्गत हम चार पर्वतीकरण शामिल करते हैं, जिसमें प्री कैम्ब्रियन, दूसरे नंबर पर कैलेडोनियन, तीसरे नंबर पर हर्सिनियन और चौथे नंबर पर अल्पाइन। तो प्रारंभिक जो पर्वत प्री कैम्ब्रियन पर्वत थे, उन प्री कैम्ब्रियन पर्वतों के अंतर्गत अरावली की उत्पत्ति, जो विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। ठीक है, दूसरे नंबर पर, चूंकि मैंने इसमें ये डिटेल लिख दी है, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो अरावली के वर्तमान स्वरूप की। चूंकि अरावली पर्वतमाला करोड़ों साल पूर्व जो प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण था उसमें बना था, जो कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के प्रोटेरोजोइक जो कल्प था उसमें लगभग 60-65 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था। इतने प्राचीन पर्वत की जो वर्तमान स्थिति है वो अत्यधिक अपर्दित स्वरूप के अंदर स्थित है, और अरावली का अत्यधिक अपर्दित जो स्वरूप है वो वर्तमान किस रूप में जाना जाता है, ये तो ये वर्तमान अवशिष्ट रूप में जाना जाता है। तो अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जो कि आज वर्तमान में अवशिष्ट रूप में स्थित है। तो ये इसके वर्तमान स्वरूप की बात करी हमने। आगे हम बात करते हैं तो इसके विस्तार की बात करते हैं। तो अरावली का जो विस्तार है, अगर हम बात करें अरावली के विस्तार की, तो अरावली का जो विस्तार है ये गुजरात में पालनपुर से लेकर और दिल्ली में रायसेना की जो पहाड़ियां हैं वहां तक अरावली का विस्तार है, जो 692 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है, जिसमें 550 किलोमीटर लंबाई राजस्थान के अंदर स्थित है। सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में, जो लगभग 80% हिस्सा राजस्थान के अंदर है। दूसरे नंबर पर इसका हिस्सा जो है वो गुजरात में है, और तीसरे नंबर पर हरियाणा, और न्यूनतम विस्तार इसका दिल्ली के अंदर है। औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर है। ठीक है, तो इन सब चीजों के रूप में चूंकि लगभग 692 किलोमीटर में से 80% हिस्सा राजस्थान में है, 16% हिस्सा लगभग गुजरात में है, 2% इसका हरियाणा के अंदर है, और लगभग 1.5% जो हिस्सा है वो दिल्ली में है। मतलब 0.5 कुछ पॉइंटों में इनके साथ आएगा। तो इस रूप में इसकी स्थिति है। 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, और गुरु शिखर जो सिरोही के अंदर स्थित है माउंट आबू के साथ में, जिसको संतों का शिखर भी कहा जाता है, कर्नल जेम्स फोर्ड साहब ने इसको ये नाम दिया था, जो 1722 मीटर ऊंची राजस्थान के सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो ये अरावली के विस्तार की बात थी। आगे हम बात करते हैं कि अरावली जो है ये एक रेंज राजस्थान में दो अलग विचित्र स्थितियां पैदा कर रही है या निर्मित कर रही है, जो किस किस रूप में है। तो इसके अलग अलग स्वरूप देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमने लिखा है
कि राजस्थान में एक महान जल विभाजक श्रेणी के रूप में स्थित है। महान जल विभाजक श्रेणी वो श्रेणी होती है जो कि जल को अपने दोनों हिस्सों के अंदर विभाजित कर देती है। अरावली की अगर बात करते हैं तो अरावली राजस्थान में जल विभाजक के रूप में है, और अरावली का जो पश्चिमी हिस्सा है, इस पश्चिमी हिस्से के अंदर सबसे प्रमुख नदी के रूप में जो निकल कर जाती है वो लूणी, और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। वहीं जो खंडेला की पहाड़ियां हैं, वहां से राजस्थान के अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी जो नदी है वो कातली नदी यहाँ से निकल रही है। नीचे की अगर बात करते हैं तो यहाँ से साबरमती नदी जो है वो गुजरात की प्रमुख नदी के रूप में निकल करके राजस्थान से और गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। वहीं जो पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्से के अंदर इससे निकल करके और बनास नदी जाकर के और चंबल नदी के अंदर मिलती है, प्लस इसकी बहुत सारी सहायक नदियां बनास की इसमें अरावली से निकल करके मिल रही हैं। वहीं जो बाणगंगा नदी है वो यमुना नदी में जाकर के अरावली से ही निकल करके और यमुना में मिलती है। तो दो स्पष्ट विभाजन, एक अरब सागर का विभाजन, दूसरा बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों को, ये दो रूपों में विभाजित कर रही है। वहीं चूंकि हम जानते हैं कि राजस्थान की जो अपवाह प्रणाली है उसकी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ आंतरिक अपवाह की नदियां सर्वाधिक हैं। आंतरिक अपवाह एंड टोटल जो भी नदियां हैं राजस्थान के 100%, उसमें लगभग जो 60% हिस्सा है वो आंतरिक अपवाह के अंतर्गत आता है। आंतरिक अपवाह के अंतर्गत राजस्थान का सबसे बड़ा आंतरिक अपवाह का जो क्षेत्र या बेसिन है वो हम यहाँ पर जो सांभर झील है उस सांभर झील को बताते हैं। जो सांभर झील है, इस सांभर झील के अंदर खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, ठीक है, ये अनेक नदियां हैं जो सारी की सारी आकर के किस में मिलती हैं, सांभर में। जो कहां से निकल रही हैं, तो अरावली से निकल रही है। तो जो अरावली है, ये अरावली एक महान जल विभाजक श्रेणी के रूप में समस्त प्रकार का जो अपवाह है उस अपवाह के उद्गम के रूप में राजस्थान के अंदर ये कार्य करती है। तो ये पहला इसका जो दो अलग दुनिया देने वाली कहानी के रूप में हमने पहली बात करी है वो जल विभाजक के रूप में करी है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं जलवायु की। देखिए, जो राजस्थान है हमारा, उस राजस्थान की जलवायु, पूरी की पूरी जलवायु को बोला गया है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के 61% हिस्से पर होने के कारण जो जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव है वो मरुस्थल का प्रभाव है। और जो मरुस्थल है, इस मरुस्थली क्षेत्र के अंतर्गत यदि देखिए हम राजस्थान की पूरी जलवायु की बात करें तो वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, लेकिन राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों के अंदर विभाजित करा गया है। 5 जलवायु प्रदेशों में शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। जो अरावली श्रेणी है, ये अरावली श्रेणी राजस्थान की जलवायु को शुष्क, अर्धशुष्क एक तरफ तथा इस शुष्कता को रोक करके दूसरी तरफ आर्द्र और अति आर्द्र बनाने के अंदर सहायक है। आर्द्र जलवायु के अंतर्गत राजस्थान के मैदान, अति आर्द्र के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। वहीं अगर इसके पश्चिम की बात करेंगे तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत जहां मात्र 25 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, यहाँ शुष्क जलवायु है। वहीं 25 से 50 सेंटीमीटर वाले वार्षिक क्षेत्रों के अंतर्गत जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग है वहां पर अर्धशुष्क जलवायु है। तो ये स्पष्ट विभाजन करती है जलवायु का, जो इसके दोनों तरफ एक विचित्र स्थितियां हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए बात आती है मृदा की। देखिए, राजस्थान के अंदर जो मृदा है, उस मृदा की अगर अपन बात करते हैं तो अरावली का पश्चिमी जो हिस्सा है, इस पश्चिमी हिस्से के अंदर जो मृदा है उसको हम स्पष्ट दो हिस्सों में बांटते हैं, एक शुष्क मृदा और दूसरी अर्धशुष्क मृदा। यानी जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें शुष्क मृदा का भाग और अर्धशुष्क के अंदर अर्धशुष्क मृदा। यानी ओवरऑल अगर हम पूरा का पूरा मरुस्थल देखते हैं तो यहाँ पर जो मिट्टी है उस मिट्टी को हम किसके रूप में जानते हैं, शुष्क मिट्टी के रूप में। शुष्क, शुष्क का मतलब ये जहां वार्षिक वर्षा कम है, ठीक है। तो ये एक तरफ का हिस्सा। वहीं अरावली के दूसरी तरफ की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इसका जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी के रूप में जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी का विस्तार है। जहां जलोढ़ और काली मिट्टी है, वैसे तो अगर हम बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी विश्व में सबसे उपजाऊ मिट्टी है, भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में हम बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में प्राचीन जलोढ़ का जमाव होने के कारण राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के रूप में काली मिट्टी को माना गया है। तो जो जलोढ़ और काली मिट्टी है वो इसके पूर्वी हिस्से में है। तो देखिए आप, इस रेंज ने मृदा को पूरी तरह से बदल दिया। एक तरफ जहां
उपजाऊ मिट्टी के रूप में जलोढ़ और काली मिट्टी का विस्तार, वहीं दूसरी तरफ शुष्क मिट्टी का भंडार जो विस्तार है उसके रूप में। तो ये मृदा का विभाजन करने वाली। मृदा के बाद अगर हम इसी रेंज के अंतर्गत वनस्पति को देखते हैं, तो वनस्पति की बात करोगे आप तो अरावली का पश्चिमी हिस्से के अंदर शुष्क क्षेत्रों में जो वनस्पति है वो शुष्क कांटेदार वनस्पति है। वहीं जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां पर जो वनस्पति है वो अर्ध शुष्क वनस्पति है। ठीक है। अगर हम राजस्थान के वन देखते हैं तो वनों का विभाजन हम 5 भागों के अंतर्गत करते हैं, जिसमें से 2 हिस्से उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार वन तथा उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क वन जो है वो अरावली का पश्चिमी हिस्सा। अर्ध शुष्क जो वन है उसके अंतर्गत राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल है इन वनों के अंतर्गत, लेकिन वनस्पति कम है। वहीं अगर हम इसके पूर्वी हिस्सों के अंतर्गत बात करते हैं तो पूर्वी हिस्सों में जहां एक तरफ पतझड़ तथा दूसरी तरफ अर्ध सदाबहार जो वनस्पति है वो अर्ध सदाबहार वनस्पति। आप देखिए कि राजस्थान 1, स्थितियां विचित्र 2, अरावली का एक हिस्सा जहां पर शुष्क और अर्ध शुष्क वनस्पति की स्थिति, अरावली का दूसरा हिस्सा जहां पर अर्ध सदाबहार और पतझड़ वनों की स्थिति। तो ये वनस्पति का विभाजन करने वाली स्पष्ट एक रेखा के रूप में अरावली पर्वतमाला। ये समस्त जो भी कारक हमने बताए हैं उन कारकों के लिए हमने कहा कि किस प्रकार जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के अंदर एक रेंज होते हुए 2 स्थितियां निर्मित कर रही है। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से बात थी अरावली के एक विस्तार के साथ में राजस्थान की जो भौतिक परिस्थितियां जो बदल रही हैं वो किस रूप में उसका सबका नियंत्रण अरावली करती है। आगे हम बात करते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के महत्व की बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो देखिए अरावली पर्वतमाला का एक तरफ का हिस्सा जो पूरी तरह से मरुस्थल है, उस मरुस्थल का बहुत तेजी से जो विस्तार है, अगर आज अरावली नहीं होती तो हो सकता है संपूर्ण राजस्थान एक मरुस्थल के रूप में एक मरुस्थल का ही हिस्सा होता। अरावली सबसे बड़ा कार्य कर रही है कि ये क्या कर रही है, मरुस्थल के विस्तार को रोक रही है। दूसरी तरफ राजस्थान के अंतर्गत जो जलवायु है उस जलवायु के संतुलन को रोक रही है, क्योंकि जहां एक तरफ शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है वहीं जो आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु निर्मित हो रही है इसके, तो इसके बैलेंस को करने वाला काम जो है वो कौन कर रही है, तो अरावली कर रही है। भूजल पुनर्भरण यानी जो भी अरावली के अंतर्गत जो जल संसाधन है, जो भी जल स्रोत है, जो भी वनस्पति है, राज्य के सर्वाधिक वनस्पति अरावली क्षेत्र के अंतर्गत, जल संसाधन, जल स्रोत, ये समस्त अरावली के अंतर्गत, नदी उद्गम स्थल अरावली के अंतर्गत, तो ये सब जो है वो भूजल पुनर्भरण के रूप में यहाँ राजस्थान में स्थित है। ठीक है। उसके बाद में जो राजस्थान की सर्वाधिक जैव विविधता का हिस्सा है, सर्वाधिक वनस्पति, जाहिर सी बात है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है राजस्थान का वो अरावली के अंतर्गत है। अरावली में वन और वन्य जीव सर्वाधिक होंगे, वन और वन्य जीव जैव विविधता है, तो सबसे ज्यादा जो जैव विविधता का हिस्सा है राजस्थान का वो अरावली के अंतर्गत है। तो जैव विविधता को, पर्यावरण को, पारिस्थितिकी को संतुलित करने का कार्य करती है, या राज्य में मुख्य रूप से ये समस्त कार्य अरावली के अंतर्गत। खनिज संपदा, जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर कुल 81 खनिजों का भंडार है, 87 खनिजों का खनन हो रहा है, और खनिजों के भंडार के आधार पर राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, और ये समस्त देन है किसकी, अरावली की। तो ये खनिजों के रूप में। आगे बात करते हैं पर्यटन, तो जाहिर सी बात है कि जो भी पर्यटन स्थल हैं उन पर्यटन स्थलों के अंदर प्रमुख दुर्ग देखें, प्रमुख हवेलियां देखें, प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल देखें, जैव विविधता के स्थल देखें, तो ये समस्त जो भी पर्यटन स्थल हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है कौन, अरावली। तो इन बिंदुओं के तहत हम अरावली के इस महत्व को समझ सकते हैं। अरावली के महत्व के बाद हम बात करते हैं कि वर्तमान जो अरावली का स्वरूप है, क्योंकि बहुत अधिक पुरानी पर्वतमाला होने के कारण ये अत्यधिक अपर्दित रूप के अंदर स्थित है, और अब धीरे धीरे प्राकृतिक अपर्दन के साथ साथ मानवीय जो कारण है उन मानवीय कारणों से अरावली अत्यधिक प्रभावित होती हुई जा रही है। इसके अंतर्गत सबसे बड़ा जो योगदान है वो अवैध खनन का है। अवैध खनन राजस्थान के अंतर्गत अत्यधिक तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है और अरावली के विनाश के लिए सबसे प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करते हैं तो बेतरतीब तरीके से शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं, पर्वतों की कटाई की जा रही है, वनों की कटाई की जा रही है, और ये समस्त जो भी आपके कार्य हैं वो अरावली के जीवन के ऊपर अत्यधिक दुष्प्रभाव डालते हुए जा रहे हैं। तो बेतरतीब शहरीकरण, वनों की कटाई तथा
जो स्थानांतरित कृषि है, हालांकि स्थानांतरित कृषि पर पूर्णतः प्रतिबंध है, लेकिन चूंकि अरावली क्षेत्र में रहने वाली जो जनसंख्या है, जो आबादी है, चूंकि राजस्थान का 9% हिस्सा राजस्थान का अरावली के अंतर्गत आता है, 10% जो जनसंख्या का निवास है वो यहीं पर है, और ज्यादातर जनसंख्या आदिवासी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। इसलिए प्रतिबंध के बावजूद जो स्थानांतरित कृषि की जा रही है वो भी अरावली के जीवन पर अत्यधिक दुष्प्रभाव डालती जा रही है। तो ये समस्त कारण है जो अरावली को अत्यधिक प्रभावित कर रहे हैं, इसके विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो बात आई कि अब हम अरावली का संरक्षण कर रहे हैं, अब हमें अरावली के संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए जो भारत सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के रूप में है। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट निश्चित रूप से अरावली को पुनर्जीवन देने का कार्य करेगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में जो जो प्रमुख जानकारियां हैं उनके ऊपर अपन बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ये प्रोजेक्ट है क्या। तो देखिए, जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक पूरी की पूरी अरावली के साथ साथ जो अरावली के दोनों तरफ का हिस्सा है, इसमें एक पट्टी का निर्माण किया जा रहा है जो लगभग 5 किलोमीटर चौड़ी 1400 किलोमीटर लंबी पट्टी होगी, जिसमें करोड़ों वनस्पति, करोड़ों पेड़ पौधे जो हैं उनको लगाया जाएगा, और अरावली को क्या किया जाएगा, इससे बचाया जाएगा। इसके तथ्यों की बात करते हैं तो देखिए आप कि ये जो परियोजना है इन चारों राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 1400 किलोमीटर की लंबाई में 64.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में टोटल 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी बफर जोन के रूप में स्थापित करना है। इसके अंतर्गत 42% भूमि ऐसी जो बंजर पड़ी है, तो बंजर भूमि के ऊपर वन लगा करके उस भूमि का उपयोग लिया जाएगा, प्लस अरावली को इससे संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, अब ये परियोजना कुल मिलाकर के हमारे लिए बात हुई कि चारों राज्यों में 1400 किलोमीटर की लंबाई में 64.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में एक ग्रीन बेल्ट निर्मित की जा रही है जो अरावली को बचाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि जो भी आपके अरावली प्रोजेक्ट है, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये क्यों बनाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है इससे अरावली का क्या होगा, संरक्षण होगा। देखिए, मरुस्थलीकरण की रफ्तार पर रोक लगेगी, क्योंकि मरुस्थलीकरण रोकने वाला संसाधन, प्राकृतिक संसाधन मात्र अरावली है। अरावली जिस स्वरूप के अंदर जा रही है, जिस प्रकार से अत्यधिक दोहन अरावली का किया जा रहा है, तो मरुस्थलीकरण उसी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र के ऊपर, चूंकि ऑलरेडी 2/3 क्षेत्र जो है राजस्थान का इस मरुस्थल के अंतर्गत है, अगर अरावली की स्थितियां इसी रूप में रही तो एक बड़ा क्षेत्र जो है वो मरुस्थल के अंतर्गत राजस्थान का होगा। तो मरुस्थलीकरण रोका जाएगा इस बेल्ट से। मृदा स्वास्थ्य के अंदर सुधार होगा, क्योंकि मैंने बताया अभी कि बंजर क्षेत्र जो बिना उपयोगी भूमि है 42% इस बेल्ट के अंतर्गत वो हिस्सा आएगा। तो इस हिस्से के, जिसको हम कहें कि जो भी आपके मृदा है यहाँ की, उस मृदा के अंदर जो स्वास्थ्य होगा उसका, उसमें परिवर्तन आएगा, उसमें सुधार आएगा। भूजल पुनर्भरण, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी भूजल बांध हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, उनका संरक्षण किया जाएगा इस क्षेत्र के अंदर, जो इस बेल्ट के अंदर जो जो भाग आएंगे, तथा नए जो भी प्रमुख तालाब या जल संचय केंद्र जो होंगे वो बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ में यहाँ पर जैव विविधता संरक्षण का कार्य होगा, यानी अरावली के साथ आने वाले जो भी वन्य जीव आपके संरक्षण केंद्र हैं, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे अभ्यारण्य हो, चाहे आपके कंजर्वेशन रिजर्व हो, उन सब का प्रोटेक्शन इसके अंदर किया जाएगा। प्रदूषण में कमी, जाहिर सी बात है कि देखिए जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है अभी, उस जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत जो कोप सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत जैसा कि ग्लासगो सम्मेलन हुआ था, उस ग्लासगो सम्मेलन के अंदर नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया था। तो वो जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति भी कहीं ना कहीं इन संसाधनों से होगी, कारण कि यहाँ पर एक बड़ा भाग जब वनस्पति का होगा, तो वनस्पति एक ऐसा कारक है जो कि कार्बन को कंजप्शन या उसका, जिसको मैं कहूं कि उपयोग करने वाला एक प्राकृतिक कारक है। तो ये जैसे ही कार्बन को एक तरह से यूं कहें कि उसको विनाश करेगी या उसका उपयोग करेगी कार्बन, चूंकि वनस्पति
फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जितना यूज होगा प्रदूषण में उतनी कमी आएगी। जाहिर सी बात है, तो प्रदूषण में कमी होगी और मृदा स्वास्थ्य में सुधार, भूमि क्षरण में कमी, यानी जो एक तरह से एक दोनों एक ही प्रकार कह सकते हैं हम कि भूमि का क्षरण, जो अच्छी भूमि है वो धीरे धीरे बेकार हो रही है, तो उसको क्या होगा, इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु के अंदर दो विचित्र परिस्थितियां निर्मित होती हैं। एक स्थानीय पवन के रूप में यहाँ पर लू चलती है। लू स्थानीय गर्म शुष्क पवन होती है जो भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत चलती हैं। जो भारत है उसके अंतर्गत लू का जो प्रवाह होता है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होता है, लेकिन राजस्थान में इसका प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जब ये लू राजस्थान में चलती है, तो जो अरावली की ग्रीन बेल्ट होगी या अरावली होगी, वो दक्षिण पूर्वी हिस्सों में, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय हिस्सों से इस लू को दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आने के लिए एक नेचुरल बैरियर के रूप में काम करेगी। आंधी आंधी धूल भरी तेज हवाएं होती हैं जो ग्रीष्म ऋतु के दौरान उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, और आंधियों की संख्या भी राजस्थान के अंदर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर घटती जाती है। तो ये लू और आंधियां जो है उनके लिए एक प्राकृतिक अवरोध का कार्य करेगी। वहीं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को क्या करेगी, कम करेगी। जाहिर सी बात है कि कार्बन कंजप्शन होगा एक तरह से, तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी कम होगा। ये बहुत सारे उद्देश्य लेकर के और इस एक बड़ी परियोजना को शुरू किया गया है। ये जो परियोजना है, इस परियोजना के तहत क्या क्या कार्य किया जाएगा, तो देखिए, स्थानीय पेड़ पौधे, यानी जो जहां की जैसी जलवायु है उसी के आधार पर वहां पर उसी प्रकार की वनस्पति लगाई जाएगी। तो स्थानीय पेड़ पौधे लगा करके जैव विविधता को और पारिस्थितिकी को क्या किया जाएगा, इसके तहत सुधार लाया जाएगा, उसको और बेहतरीन किया जाएगा। दूसरा, वन्य जीव सुरक्षा के अनुकूल वातावरण विकसित किया जाएगा, यानी जो भी वन्य जीव है उन वन्य जीवों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक बड़ा क्षेत्र मिलेगा। इस सतही जल निकाय, जो भी आपके बांध, झील, तालाब ये हैं, उन सतही जल निकायों का जीर्णोद्धार इसके तहत किया जाएगा। वन रोपण, कृषि वानिकी, वन रोपण यानी वन लगाना, कृषि वानिकी यानी कृषि के साथ वन उपज लेना, जल संरक्षण और जल का जो भी वर्षा जल है उसका संग्रह करना। ये जो भी कार्य होंगे, इन कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी ली जाएगी, जिससे उनके आय, रोजगार और खाद्य सुरक्षा जो होंगे उसके अवसर इसके तहत बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये सब कार्य जो होंगे वो इस परियोजना के तहत करवाए जाएंगे। आगे बात करते हैं कि इस परियोजना का जो विस्तार है वो चारों राज्य जो हैं उनमें 1400 किलोमीटर की लंबाई में हो रहा है, और इसमें टोटल जो जिले शामिल होंगे चारों राज्यों के, वो 29 जिले, 29 जो जिले हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसके अंतर्गत 22 वन्य जीव अभ्यारण्य और 4 बाघ अभ्यारण्य और पक्षी उद्यान जो है उनको भी शामिल किया जाएगा। तो ये इसके तहत, इस परियोजना के तहत जो भी विस्तार होगा इनके अंतर्गत होगा। अब बात करें अगर हम कि ये जो परियोजना है, इस परियोजना में राजस्थान की क्या भूमिका है। देखिए, राजस्थान जो है, इस राजस्थान सरकार में 2025-26 का जो बजट जारी करा है, उस बजट के तहत इस परियोजना के लिए कुल 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस परियोजना में राजस्थान के कुल 19 जिलों को शामिल करा गया है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 19 जिले जो हैं वो कौन से हैं। तो देखिए, अगर हम राजस्थान का जो नवीन स्वरूप बदला है, जो नए 41 जिले बने हैं, उन 41 जिलों के बजाय जो 33 जिले पहले थे, उसके आधार पर इन जिलों को यहाँ पर इसमें शामिल कर रखा है। अब जो भी नया जिला जिसके साथ बना है वो उसमें ऐड होगा। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि जयपुर संभाग में पुराने 33 जिलों के अंतर्गत 5 जिले हैं, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और अलवर। ये पांचों जिले इसमें शामिल हैं। तो पूरा जयपुर संभाग आ गया, उदयपुर संभाग आ गया पूरा। उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं, नए आधार पर नहीं, 33 जिलों के आधार पर। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो 5 जिले जयपुर संभाग पूरा, 6 जिले उदयपुर संभाग, तो जयपुर उदयपुर पूरा संभाग आ गया। ठीक है। भरतपुर संभाग के अंतर्गत धौलपुर को छोड़ दो, भरतपुर, सवाई माधोपुर और करौली तीनों जिले आ गए। ठीक है। टोटल 4 जिले पुराने जिलों के हिसाब से। अब ये 3 जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं धौलपुर को छोड़ के। फिर आता है पाली और सिरोही। ये जोधपुर संभाग के जो 6 जिले हैं उसमें से 2 जिले पाली और सिरोही को इसमें शामिल कराएं। और अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर,
इसमें टोंक जिला रह गया, बाकी 3 जिले किसके आगे, अजमेर संभाग के। तो टोटल जो आपके 19 जिले हैं वो राजस्थान के इसके अंतर्गत शामिल है, इस परियोजना के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो ये परियोजना अरावली संरक्षण के लिए जो एक जिसको हम कहें कि एक संजीवनी का कार्य करेगी, और राज्य सरकार पुरजोर इस परियोजना के साथ में लगी हुई है। और जैसा कि इस बार एक बड़े क्षेत्र के ऊपर वन रोपण भी किया गया है इसी परियोजना के तहत।